नमस्कार, जनता की आवाज़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, रमन कुमार। आज बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के कई अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, कांचीपुरम, कन्याकुमारी है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल। हम बात करेंगे कि आखिर तमिलनाडु इसका नाम कैसे पड़ा, तमिल का मतलब क्या है? तो तमिलनाडु शब्द का मतलब है तमिल भाषा में तमिल तथा नाडु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घर या बास, स्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तमिलों का घर या तमिलों का देश। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रांत मद्रास प्रेसिडेंस का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंट को कई भागों में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप मद्रास तथा अन्य राज्यों का उदय हुआ। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है, यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र का इतिहास अस्पष्ट उल्लेख मिलता है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है। यह कुछ स्थानों में से एक है जो प्रागैतिहासिक काल से आज तक आबाद है। प्रारंभ में यह 3 प्रसिद्ध राजवंशी की कर्मभूमि रही है, इसमें से चेर, चोल तथा पांड्य। तमिलनाडु के प्राचीन साहित्य में यहाँ के राजाओं, राजकुमारों तथा उनके प्रशंसक कवियों का विवरण मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साहित्य ईसा के बाद के कुछ प्रारंभिक सदियों का है। तमिलनाडु के स्थित उत्तर मेरू ग्राम तथा पल्लव एवं चोल काल लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। चोल पहली सदी से लेकर 4वीं सदी तक मुख्य अधिपति रहे। इनमें प्रमुख नाम करिकाल चोल, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार कांचीपुरम तक किया। 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने द्रविड़ शैली के प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। अंतिम पल्लव राजा अपराजित थे, जिनके राज्य में लगभग 10वीं शताब्दी में चोल शासकों ने विजय आले और आदित्य के मार्गदर्शन में अपना महत्व बढ़ाया। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु का चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। तमिल का संगम साहित्य चेर चोल वंश का पांड्य वंशों का शासनकाल में पचाई मलाई पहाड़ियों में फैला और फूला है। चोल राजाओं ने वर्तमान तंजावुर जिला और तिरुचिरापल्ली जैसे जिले तक अपने राज का विस्तार किया। इस काल में चोल राजाओं ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 3री सदी में कालाभ्रमणों की बात करें तो आक्रमण के चोल राजाओं का पतन हो गया। कालभ्रों को 6ठी सदी तक उत्तरी भारत में पल्लवों तथा दक्षिण भाग में पांड्यों ने हराकर भगा दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तमिलनाडु के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों योगदान दिया। इसमें से प्रमुख है सी सुब्रमण्यम, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चिदम्बरम पिल्लई, TSS राजन कशीनथिनी, नागेश्वर राव, के कामराज, के संतानम, मेनजोर भक्तवल समाज। अगर हम तमिलनाडु के इतिहास के बाद भूगोल की बात करें, तमिलनाडु राज्य प्राकृतिक रूप से पूर्वी तट पर समतल प्रदेश तथा उत्तर और पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच विभाजित है। पूर्वी मैदान का सबसे चौड़ा हिस्सा बुझाऊ कावेरी के डेल्टा पर है और आगे दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरै के शुष्क मैदान है। राज्य के समूचे पश्चिमी सीमांत पर पश्चिमी घाट की ऊंची श्रृंखला फैली हुई है। पूर्वी घाट की निचली पहाड़ियों और सीमांत क्षेत्र, जो कि स्थानीय तौर पर जाबड़ी, कालराय और सेवराय कहलाते हैं, प्रदेश के मध्य की ओर फैले हैं। महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो उसमें से कावेरी, पोन्नैयार, पलार, बैगई, ताम्रपर्णी शामिल है। ये सभी नदियों अंतरस्थलीय पहाड़ियों से
पूर्व की ओर बहती है। कावेरी और इसकी सहायक नदियां तमिलनाडु के जल एवं विद्युत का प्रमुख स्रोत है। नदियों के डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता के साथ साथ यहाँ की मुख्य मिट्टियों में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीला और लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। कपास उत्पादन काली मिट्टी रेगुर रेगड़ के नाम से जाने जाती है और पश्चिम में सेलम और कोयम्बटूर, दक्षिण में रामनाथपुरम व तिरुनेलवेली तथा मध्य में तिरुचा तिरुचिरापल्ली के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य के लगभग 15% हिस्से में वन है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां उपाय अल्पीय वनस्पति को सहारा देते हैं। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर तथा उत्तरी मध्यवर्ती जिलों की पहाड़ियों की वनस्पति में सदाबहार पर्णपाती वृक्षों से कि मिश्रित वन है। इसमें कुछ शुष्क परिस्थितियों काफी अनुकूल है। वनों के प्राप्त काष्ठ उत्पादन में चंदन, प्लूवुड, लुगदी बनाने का युग काष्ठ और बांस शामिल है। रबड़ भी एक महत्वपूर्ण वनोपज है। यहाँ के जलीय पक्षियों का प्रतिनिधित्व वेदांत तांगल स्थित पक्षी अभयारण्य करता है, जबकि अन्य वन प्राणियों में मुदामलाई स्थित आखेट अभयारण्य देखा जा सकता है। जलवायु तमिलनाडु राज्य की जलवायु मूलतः उष्णकटिबंधीय है। काल में तापमान यदाकदा 43 डिग्री से ऊपर और इसी शीत ऋतु में 18 से 24 के नीचे जाता है। दिसंबर और जनवरी में न्यूनतम तथा अप्रैल और जून में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर है तथा यह मुख्यतः अक्टूबर से दिसंबर के बीच और प्रति वर्ष 635 मिलीमीटर से 1905 मिलीमीटर के बीच होती है। अधिकांश वर्षा नीलगिरी व अन्य पर्वतीय क्षेत्र में और सबसे कम रामनाथपुरम तथा तिरुनेलवेली जिलों में होती है। अगर तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की कृषि सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तमिलनाडु की ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 3/4 के हिस्से जीवन का आधार कृषि है। तमिलनाडु में मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य के में 2007-8 के कुल खेती योग्य क्षेत्र 56.10 मिलियन हेक्टेयर था। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, ज्वार और दालें हैं। प्रमुख व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च, झंझेरी और मूंगफली है। अन्य पौधे फसलें चाय, कॉफी, इलायची और रबड़ है। मुख्य वन उत्पाद है। हमारी लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पल्लवुड और जलाने योग्य लकड़ी जैव उर्वरकों के उत्पादन और इस्तेमाल के में तमिलनाडु का प्रमुख स्थान। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक में सुधार किया जा रहा है। 2007-8 में यहाँ का वार्षिक अनाज उत्पादन 100.35 लाख टन से अधिक रहा। आरंभिक काल से ही तमिल किसानों ने कम मात्रा में होने वाले वर्षा जल को छोटे और बड़े सिंचाई जलाशय या तालाबों में कुशलतापूर्वक संरक्षित किया है। सरकारी नहर, नलकूप और कुएं भी सिंचाई प्रणाली का हिस्सा है, चूंकि विभिन्न नदी घाटियों परियोजना पानी के लिए अन्य नियमित पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर है। इसलिए प्रशासन भूमिगत जल स्रोतों के अधिकतम उपयोग का प्रयास करता है। 1950 से कृषि पद्धति में अत्यधिक सुधार आया। बहुत फसल प्रणाली, चावल, कपास, चीनी और ज्वार, बाजरा की नई फसल और बेहतर किस्मों का प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरक के उपयोग से विस्तृत रूप से अपनाया गया। 1967 तक राज्य खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। राज्य में अगर उद्योग और खनिज की बात करें तो राज्य के प्रमुख उद्योग हैं सूती कपड़ा, भारी वाणिज्यिक वाहन, ऑटो कल पुर्जे, रेल के डिब्बे, विद्युत संचालित पंप, चमड़ा उद्योग, सीमेंट, चीनी, कागज, ऑटोमोबाइल और माचिस। तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैविक प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क टाइडेल की स्थापना थालामनी, चेन्नई में की गई। वर्ष 2006-7 में राज्य में 20,700 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ।
जो कि 2007-8 से 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा हो गया। नोकिया, मोटरोला, फॉक्सकॉन, फ्लैक्सट्रॉनिक और डेल जैसी बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कंपनी यहाँ उत्पादन करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी हुंडई मोटर, फोर्ड, हिंदुस्तान मोटर और मित्सुबिशी ने तमिलनाडु में उत्पादन इकाइयां शुरू की है। अशोक लैलैंड और तापे चेन्नई के विस्तार संयंत्र लगाए हैं। खनिज संपदा की अगर बात करें तो ग्रेनाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर राज्य की प्रमुख खनिज संपदा। राज्य तैयार खालों और चमड़ों का सामान, सूती धागे, चाय, कॉफी, मसाले, इंजीनियरिंग सामान, तंबाकू, हस्तशिल्प वस्तु और काले ग्रेनाइट पत्थर का प्रमुख निर्यातक है। तमिलनाडु में देश के 60% चमड़ा शोधन कारखाने हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित शहर तिरुप्पुर बुने हुए सूती वस्त्र के निर्माण में का प्रमुख केंद्र बन गया है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, लिग्नाइट, मेगासाइट और लौह अयस्क महत्वपूर्ण खनिज है। कपास की ऊटाई, कताई और बुनाई हमेशा से प्रमुख उद्योग रहे हैं। औद्योगिक विकास में विकसित बंदरगाह सुविधाएं और बिजली के प्रभावशाली उपयोग ने राज्य के औद्योगिक विकास के सहयोग दिया है। तमिलनाडु उर्वरक सीमेंट तमिलनाडु भारत के सर्वाधिक औद्योगिक विकास को सहयोग दिया है। तमिलनाडु भारत के सर्वाधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है। वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रांसफार्मर, चीनी, कृषि उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रसायन और विद्युत मोटर के उत्पादन से जुड़े उद्योग आते हैं। पेरम्बूर स्थित रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना है, जो कि एशिया के सबसे बड़े कारखानों में से एक है। चेन्नई के निकट अवाडी में स्थित भारी वाहन के कारखाने में तोपों का निर्माण होता है। चेन्नई में एक तेल प्रयोगशाला है। नेवेली में एक ताप विद्युत संयंत्र है। ये दोनों सरकारी उपक्रम है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में केरल के बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है। हस्तशिल्प की बात करें तो तमिलनाडु हस्तशिल्प कला में समृद्ध है, जिसमें हथकरघे का रेशम, धातु की मूर्तियां, चमड़े का काम, कलमकारी, हाथ छपाई के वस्त्र, जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, तांबा, पीतल और कांसे की वस्तुएं, लकड़ी का काम, ताड़पत्र का काम और वेद का सामान प्रमुख है। सिंचाई की बात करें तो विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित पहली प्रणाली सुधार और किसान आय परियोजना, फलस्वरूप महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं का वर्तमान पेरियार पुगेर प्रणाली, पालार थालार प्रणाली और पेरम्बिकुलम अलियार प्रणाली के अलावा 6 लाख एकड़ की आयकाट तथा बेलार, पेनायर, अर्नियार और अमरावती, चिथाड़, हाला आदि छोटी सिंचाई प्रणालियां लाभान्वित हुई है। हाल ही में शुरू हुई और धीमी गति से चल रहे 9 सिंचाई परियोजनाओं का काम समुचित धन और मार्गदर्शन के बाद तेजी से चल रहा है। तमिलनाडु के 1/3 क्षेत्र की सिंचाई करने वाली बड़ी सिंचाई प्रणाली तालाब सिंचाई प्रणाली विकास का विशेष ध्यान दिया जाएगा और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पालार, बेगई तथा तामपल्ली थानों में कार्यरत 620 तालाबों के पुनर्वास और विकास का काम किया जा रहा है। यह परियोजना पूरी होने वाली है और किसानों की पूर्ण संतुष्टि की गई है। तमिलनाडु नदी धारा प्रबंधन प्रणाली करने वाला ऐसा पहला राज्य है जो ऐसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें थाला के प्रतिष्ठा निधियों के अलावा किसान भी है। आरंभ में पाला और तमड़ापरी पानी बेसिनों के लिए बेसिन प्रबंधन बोर्ड बनाए गए। राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 8,02,049 मेगावाट है। राज्य के क्षेत्र की स्थापित क्षमता 5,288 मेगावाट और निजी क्षेत्र की स्थापित क्षमता 1,058 मेगावाट है। इसके अलावा इस केंद्र क्षेत्र के अपने हिस्से की 1903 मेगावाट बिजली मिलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग 8890 मेगावाट हो जाने की उम्मीद। अगर तमिलनाडु की कलाकृति की बात करें तो भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली और भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत दोनों का राज्य में
व्यापक प्रचलन है। यद्यपि चित्रकला एवं मूर्तिकला कम विकसित है, फिर भी यहाँ पत्थर एवं कांसे की मूर्तियां बनाने की कला की शिक्षा के लिए विद्यालय है। तमिल साहित्य ने तेजी से लघु कथाओं व उपन्यासों के पश्चिमी साहित्य स्वरूप को अपनाया है। सुब्रमण्यम सी भारती 1882-1921 में पारंपरिक तमिल कविता को आधुनिक बनाने वाले प्रारंभिक कवियों में से एक थे। 1904 में के दशक में चलचित्र जन मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना हुआ। यहाँ चलते फिरते और स्थायी दोनों प्रकार के सिनेमाघर हैं। भावनात्मक और भव्य फिल्में जिनमें प्रायः हल्का फुल्का संगीत और नृत्य होता है, निर्माण अधिकतर चेन्नई के आसपास स्थित स्टूडियो में होता है। 580 ईस्वी के लगभग पांड्य शासक जो मंदिर निर्माण कला में निपुण थे, शासन का प्रमुख हो गए और 150 साल तक राज करते रहे। कांचीपुरम उनका प्रमुख केंद्र था। द्रविड़ स्थापत्य इस समय अपने चरम विकास पर था। 9वीं सदी में चोल राजाओं का पुनः उदय हुआ। राजा चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल शासन एशिया के प्रमुख साम्राज्य में गिना जाता था। उनका साम्राज्य बंगाल तक फैल गया। राजेंद्र चोल की नौसेना ने बर्मा, म्यांमार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, मलय तथा लक्षद्वीप तक अधिकार कर लिया। चोल राजाओं ने भुवन मंदिर निर्माण में प्रवीणता हासिल कर ली। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सुंदरतम उदाहरण है। 14वीं सदी के आरंभ में पांड्य फिर सत्ता में आ गए, किंतु अधिक दिनों तक सत्ता में न रह सके। उन्हें उत्तर के मुस्लिम खिलजी शासकों ने हरा दिया और उन्होंने मदुरै को लूट लिया। मुसलमानों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे 14वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सल्तनत कायम हुआ। लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने तेजी अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति बन चुका था, किंतु 1564 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुल्तानों की सामूहिक फौजों ने बहु पराजित हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग एक के बाद एक जल्दी जल्दी आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्री भी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, में अपना फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों से को अपना आपस में लड़ाकर उनके क्षेत्र हथिया लिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। सन 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे। बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया। 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ पुराने मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। 1670 तक राज्य का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मराठों के अधिकार में आ गया, पर मराठे अधिक दिनों तक शासन में नहीं रह सके। इसके 50 सालों के बाद मैसूर स्वतंत्र हो गया। इसके अधीन आज के तमिलनाडु का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हो गए। सन 1799 में चौथे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह अंग्रेजी शासन में आ गया। तमिल सभ्यता विश्व की पुरातनतम सभ्यताओं में से एक है। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है और हाल ही में इसे जनक भाषा का दर्जा मिला है। तमिल भाषा का इतिहास काफी प्राचीन है। इसका परिवर्तित रूप आज सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक विशेषता तंजावुर के भित्ति चिन्ह, भरतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कला है। संत कवि तिरुवल्लुवर का तमिल प्राचीन तमिल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। संगम साहित्य तमिल में के साहित्य विकास का दस्तावेज है। तमिल का विकास 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के में भी काफी तेजी से हुआ है। तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी